हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और आई दृष्टि जो होती है, जो करंट अफेयर घटना चक्र वाले लोग निकालते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी या फिर एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, बहुत ही वेल रिसर्च्ड वेल वर्स्ड क्वेश्चन में होते हैं इसमें करंट अफेयर। ठीक है, टाइम लिमिटेड है तो भी अच्छी बुक है, कंसेप्चुलाइजेशन है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप इसको आराम से रेफर कर सकते हो। आज हम लोग नेशनल करंट अफेयर वाले पार्ट को देखने वाले हैं। इसमें जितने भी दे रखा है करंट दृष्टि ईयरली, इसकी जो टाइम फ्रेम है ना, वो अप्रैल 1 2022 से लेके अप्रैल 15 2023 तक, ये एकदम रिसेंट वाली जो अपडेटेड मटेरियल है ना, वो है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 2 टॉपिक पढ़ा रखा है, ये तीसरा टॉपिक है। इसमें मैं कंप्लीट नेशनल करंट अफेयर को डील करूंगा, इंडियन वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। स्टार्ट करते हैं फिर नेशनल करंट अफेयर के साथ। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप नेशनल करंट अफेयर पे फोकस कर रहे हो, इससे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो बेसिकली ये कंट्रीज के पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल इवेंट्स एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज को डील करता है। ठीक है, पीआईबी से कलेक्टेड होता है। स्टार्ट करते हैं। तो आम आदमी पार्टी है ना, आप उसे मिला है नेशनल पार्टी का दर्जा। तो टोटल नेशनल पार्टी हम पहले की बात कर लें तो टोटल थी 8, जिसमें से 3 को नेशनल पार्टी की जो दर्जा था उससे हटा लिया गया, फिर बचा 5 और 1 आम आदमी पार्टी को मिल गया, तो टोटल अब हो गया 6। तो देयर आर 6 नेशनल पार्टी इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक से भी पॉलिटिकल न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10 अप्रैल 2023 को। अच्छा, एक चीज़ जानिए, जैसे किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का एक दर्जा मिल जाता है तो उस पार्टी को क्या बेनिफिट होती है, ये मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, उसको एक पर्टिकुलर सिंबल मिलता है, ठीक है, जिसको वो लेकर के इंडिया के किसी भी कॉर्नर में यूज कर सकता है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के पर्पज से। ठीक है, वो जो सिंबल होगा ना, वो यूनिक सिंबल होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ, जब भी आप कैंपेनिंग कराते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग, उसमें एक स्टार कैंपेनर मिलता है आपको। ठीक है ना, उस स्टार कैंपेनर पे कोई भी एक पार्टी जो कि नेशनल पार्टी नहीं है, वो मान लीजिए अगर 20 रुपये खर्च कर सकती है, तो जो नेशनल पार्टी है वो उस पर 40 रुपीज़ खर्च कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए 20 रुपये में 3 स्टार कैंपेनर आ रहे हैं, वैसे पार्टी की जो कि नेशनल पार्टी नहीं है, तो जो नेशनल पार्टी है वो 6 ला सकती है, क्योंकि उनको डबल एफिशिएंट पैसे मिलते, यूज कर सकते हैं वो। और इसके साथ साथ में ही जो पैसे वो यूज़ करेंगे स्टार कैंपेनर को लाने के लिए, नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर, जैसे गोविंदा हो गया, फिर जैसे बहुत बड़े स्टार हो गए, सनी देओल हो गए, तो ये जो पैसा होगा ना, इस पैसे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंट नहीं करेगी इलेक्शन के प्रोजेक्ट फंड में। तो आप समझ रहे हो एक बेनिफिट। तो ये दूसरा बेनिफिट है, ये छोटा छोटा बेनिफिट है, लेकिन फिर भी इस चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया बेसिक बैकड्रॉप्स ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। आपको आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जिसको लीड कर रहे हैं, उसको मिला है नेशनल पार्टी का स्टेटस। तो 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विड्रू किया कुछ स्टेटस को, नेशनल पार्टी का स्टेटस। बहुत सारे जो 3 पार्टी से विड्रू किया गया, वो कौन कौन सी, वो समझ लेते हैं पहले। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सीपीआई है, याद रखिएगा, मार्क्सिस्ट वाली नहीं, सीपीआई है ये। एंड अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है ना, उसको एज ए नेशनल पार्टी ऐड किया गया है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें तो ये डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन लेते ही हैं, वो बेस्ड होता है जो पार्टीज़ की पोल परफॉर्मेंस होती है इलेक्शंस में। तो 2014 से 2019 के बीच में इतने लोकसभा पोल्स हुए हैं, जो कि 21 स्टेट में हुए हैं, असेंबली पोल्स, उन सारों में जो परफॉर्मेंस होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। आप मुझे बताओगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का किस आर्टिकल के अंदर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बीच में। तो दिल्ली के साथ साथ गोवा, पंजाब, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें हम लोग, तो एक स्टेट पार्टी गुजरात में, जो तो कि 2022 असेंबली इलेक्शन में जिन्होंने 12.92% वोट को सिक्योर किया है। ठीक है, कंडीशंस तो आपको पता होगा, 6% होता है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। इंडिया में अगर हम लोग एट प्रेजेंट बात करें तो टोटल 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। पहली आम आदमी पार्टी, जो कि रिसेंटली एडेड है। सेकंड इज बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। थर्ड इज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। फोर्थ इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम। फिफ्थ इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी।
सिक्स इज नेशनल पीपल पार्टी, एनपीपी, ठीक है। एनपीपी आपको याद होगा मेघालय में है, मेघालय की पार्टी है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब बेसिक क्राइटेरिया क्या है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी की तरह कंसीडर करने में, रिकॉग्नाइज करने में? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन सिंबल्स को बेयर आउट कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2019 के हैंडबुक ये बताती है कि एक कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो कि कंसीडर की जाएगी नेशनल पार्टी, अगर वो कम से कम 2% सीटें जीतती हैं, ठीक है, इफ इट हैज़ वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा के इलेक्शन में, याद रखिएगा कम से कम लेस देन 3 स्टेट्स में, एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स, 2% जितनी भी सीटें होंगी उसकी 2% कम से कम जीतती हैं लोकसभा के इलेक्शन में, कम से कम 3 स्टेट्स में, ठीक है। ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 3 स्टेट होना ही चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है ना, जिसके पास एटलीस्ट कम से कम 6% का टोटल वैलिड वोट्स कहने का क्या मतलब हुआ, वैसे वोट्स जो कि वैलिड वोट्स थे, वैसे वोट्स जो कि जिसकी क्रेडेंशियल थी, जो कि काउंटेबल वोट्स थे। और याद रखिएगा कि कम से कम उस कैंडिडेट को 6%, एटलीस्ट 6% की वैलिड वोट्स मिलेगी कम से कम 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में, लोकसभा और या किसी भी असेंबली इलेक्शन में। और इसके साथ साथ में कम से कम 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लास्ट लोकसभा पोल्स में वो पार्टी भेजेगी, ठीक है। और जो भी पार्टी हैं जो कि नेशनल पार्टी की तरह कंसीडर की जाएंगी, वो रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए कम से कम 4 स्टेट में। तो ये कंडीशंस थी टू रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड करंट अफेयर के लिए। अभी देखिए रिसेंट में ही, हाल में ही एक और चीता, कूनो नेशनल पार्क में जो चीता था ना उसकी डेथ हुई है, ये तो आपको पता होगा, रिसेंट न्यूज़ में थी। लेकिन इंडिया ने 12 चीता को लाया है साउथ अफ्रीका से, ये न्यूज़ हमें पढ़ना होगा क्योंकि ये काफ़ी एक तरीके से डिसिसिव एक करंट अफेयर है, इसकी पूछे जाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने अनाउंस किया ट्रांसलोकेशन 12 चीताओं का साउथ अफ्रीका से इंडिया में लाना है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे ये कब ट्रांसलोकेट किया गया, तो फरवरी 18, 2023 को। कहाँ से किया गया? साउथ अफ्रीका से। कहाँ किया गया? तो कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। अगर हो पाए तो मैप में इसको एक बार दर्शा लीजिएगा। अब बात करें हम लोग 1952 चीता को डिक्लेयर किया गया एक्सटिंक्ट, मतलब विलुप्त हो चुके हैं वो इंडिया से। 1952 में ही इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर सितंबर 17, 2022 में 8 चीते को लाया गया था इंडिया में। नामीबिया से लाया गया था पहला 8 चीता, कूनो नेशनल पार्क में ही लाया गया था। जिसमें से 8 चीते की बात करें तो एक थी सासा, जिनकी डेथ हो गई थी और कहा जाता है कि उसकी किडनी इन्फेक्शन से डेथ हुई थी मार्च 27, 2023 को। तो सासा की डेथ हुई, उसके बाद रिसेंट में भी एक डेथ हुई है। इसके साथ साथ मार्च 2023 में 4 बच्चे जो होते हैं चीते के, वो बॉर्न लिया गया उसी कूनो नेशनल पार्क में 6 किलोमीटर के रेडियाई में। और आपको ये बात याद रखना चाहिए कि 4 और एडिशनल कब से ऐड हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको ऐड करने का? देखिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव है आपको ब्रीड करना, चीता की पॉपुलेशन को बढ़ाना, सेफ हैबिटेट जो हमारा एक रेंज है उसको हमें एक अच्छी पॉपुलेशन में क्रिएट करना, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में ही। अब हम लोग चीता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीता जो है वो वाइल्ड होता है, वाइल्ड एनिमल है, मेल और फीमेल दोनों कंबाइंड होता है। और अगर हम बात करें इसके एवरेज एज स्पैन की, तो ये 10 से 12 ईयर्स सस्टेन करते हैं ये लोग। अगर हम लोग इनकी गेस्टेशन पीरियड जो कि प्रेगनेंसी पीरियड होती है उनकी बात करें तो 93 डेज होता है। एंड अगर इनकी हम तो एक बात याद रखिएगा, 1 से लेकर के 6 बच्चे हो सकते हैं एक नॉर्मल चीता को, ठीक है। चीता जो होता है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। चीता जो होता है वो उसकी जो इनिशियल स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो एक तरीके से रीचिंग स्पीड हो जाती है उसकी, और कम से कम 1 से लेकर 3 सेकंड में वो अचीव कर लेता है 110 किलोमीटर पर आवर को। आप एज्यूम कर लीजिए। अगर हम लोग अफ्रीकन चीता की बात करें, बहुत सारी सेवरल सब स्पीसीज होती हैं डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो उनको वल्नरेबल लिस्ट किया गया है, वल्नरेबल स्पीसीज की तरह IUCN रेड लिस्ट डाटा बुक में। तो याद रखिएगा, IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल इनको रखा गया है। चलिए, अब आगे मूव करते हैं। 83rd ऑल इंडिया
प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। तो अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं 83rd ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के बारे में। यह हेल्ड किया गया जनवरी 11 से 12 के बीच में 2023 में, और जयपुर राजस्थान में इसको कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया। अगर हम देखें कि इस कॉन्फ्रेंस को प्रेसाइड किसके द्वारा किया गया, तो ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया था राजस्थान में ही 2011 में, चौथी बार ये जयपुर में इसको हेल्ड किया गया है। अगर हम लोग कुछ बैकग्राउंड समझ लेते हैं, कुछ बैकड्रॉप समझ लेते हैं इसके बारे में। ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो होता है AIPOC, यह एक एपेक्स बॉडी है, टॉप की बॉडी है किसी भी लेजिस्लेचर्स की इंडिया में, जो कि एक तरीके से 100 ईयर कंप्लीट किए 2021 में। लेजिस्लेचर्स आपको पता होगा, जुडिशियरी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेजिस्लेचर की बात हो रही है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, वो एड्रेस किए हैं इनॉग्रेल सेशन को 82nd AIPOC 2021 में जो हुआ था शिमला हिमाचल प्रदेश वाले में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया था। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो ये शिमला में 1921 को हुआ था, इसीलिए 2021 में इसकी 100 साल पूरी हो रही है। अब चलते हैं हम लोग, पूरी हुई है। अब हम लोग देखते हैं ST स्टेटस मिला है गौंड कम्युनिटी को 4 डिस्ट्रिक्ट, यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिए ये क्वेश्चन को 5 स्टार कर लीजिए। अगर आप यूपी PCS देने जा रहे हो अभी, तो ये क्वेश्चन आपको आने ही वाला है एग्जाम में। तो दिसंबर 14, 2022 को राज्यसभा ने पास किया एक वॉइस नोट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर्स 2nd अमेंडमेंट के तहत 2022 में। उसमें उसके तहत ST स्टेटस दिया गया है गौंड कम्युनिटी को 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो समझ लेते हैं। संत कबीर नगर, सेकंड है आपको संत रविदास नगर, चंदौली एंड खुशीनगर। खुशीनगर आपको पता होगा बुद्धिज्म से बहुत ही पीसफुल, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आप बता दीजिएगा एक बार किस चीज़ से रिलेटेड है बुद्धिस्ट में। साथ में ही यह बिल जो पास हुआ लोकसभा में अप्रैल 2022 में, जैसे ही यह बिल पास हुआ तो बिल इस बात को इंश्योर कर दिया कि इनकल्सन हो गया गौंड कम्युनिटी का शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट में इन 4 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन को अगर आप यूपी PCS देने जा रहे हो तो आप 5 स्टार कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं असेंबली इलेक्शंस 2023 के बारे में। त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बारे में पहले बात करेंगे। फरवरी 16, 2023 में इलेक्शन कंडक्ट कराया गया त्रिपुरा के लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है ना, जिसमें 60 मेंबर टोटल त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली के थे। अगर हम लोग बात करें तो वोट्स जो थे वो काउंट किए गए एंड रिजल्ट डिक्लेयर किया गया मार्च 2, 2023 को। बीजेपी पावर में आई यहाँ पे फिर से, और मेजॉरिटी 32 सीटों पे इनका डोमिनेंस रहा। उसके बाद तिपरा मोथा पार्टी जो है वो 13 सीटें लेके आई। इसी के साथ अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें के साथ बरकरार रही। CPIM की बात करें तो ये 11 सीट लेके आई। कांग्रेस की हालत बहुत पक्की कच्ची हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं बीजेपी लीडर जो मानिक शाह हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को त्रिपुरा में फिर से सेकंड टाइम अचीव किया है। मार्च 8, 2023 को ये स्वेर इन किए हैं फिर से। ये हो गया हमारा, ये आपको हो गया त्रिपुरा के लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन की बात। अब हम लोग बात करेंगे मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की बात, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेल्ड किया गया 27 फरवरी 2023 को। यहाँ भी 60 मेंबर्स की बात हो रही थी जो कि इलेक्टेड थे मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो मेघालय में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो टोटल 81.57% वोटर टर्नआउट हुए, टोटल वोट्स पड़ा। इसी के साथ साथ ये हेल्ड कब किया था, फरवरी 27, 2023 को। और इसके साथ साथ लेकिन हालांकि टोटल 60 सीट्स थी, लेकिन 59 सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही वोटिंग हो पाई, क्योंकि एक कैंडिडेट जो थे ना यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के UDP के, वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना, मेघालय में। जब वोट काउंट किया गया और रिजल्ट डिक्लेयर किया गया मार्च 2, 2023 को, मार्च 7, 2023 को कॉनरेड संगमा जी ये स्वर्ण इन किए एज मेघालय चीफ मिनिस्टर सेकंड सक्सेसिव टर्म में, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो तो इनके पिताजी का नाम बताइएगा और वो किस पोस्ट से बिलोंग करते थे ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के बारे में। देखिए ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है और ये पूछने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में ना इस बार वुमेन बहुत देखी जा रही हैं, और ये एक बहुत यूनिक बात है नागालैंड असेंबली इलेक्शन के बारे में। इसके बारे में हम लोग क्लोज से देखते हैं। नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की बात करें हम तो फरवरी 27, 2023 को ये आपको हेल्ड किया गया था। यहाँ भी 60 मेंबर्स
का ही इलेक्ट पोजीशन था नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। वोट काउंट किया गया तो और रिजल्ट डिक्लेयर किया गया 2 मार्च 2023 को। एनडीपीपी एंड बीजेपी, ये दोनों की जो रूलिंग पार्टी ऑलरेडी है कोलिशन, उन्होंने फिर से पावर को रिटेन किया नागालैंड इलेक्शन में। और इसके साथ साथ ये दोनों पार्टी मिलकर 33 सीटों पे अपनी इन्फ्लुएंस साबित की, अपनी पोजीशन साबित की 60 मेंबर पार्टी असेंबली में से, ठीक है। और नागालैंड में जो यूनिक चीज़ें थी इस बार ना, तो उन्होंने वुमेन को इलेक्ट किया है, वुमेन लॉ मेकर्स को इलेक्ट किया है पहली बार, जिसमें से जिनका नाम है सबसे पहला सालहोतुनुओ क्रूसे। ये जीती है आपको वेस्टर्न अंगामी असेंबली सीट से। एंड दूसरी जो है ना हेकानी झकालू, ये जीती हैं आपको दीमापुर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वैसे तो 4 वुमेन खड़ी हुई थी इलेक्शन में, लेकिन 2 फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती थी। नागालैंड पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट नाइफू टुक यूथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड फॉर द 5th स्ट्रेट टर्म ऑन March 7, 2023। याद रखिएगा ये नाम, नाइफी रियो 5वीं बार लगातार चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड के टर्म में March 7, 2023 को स्वेयर इन किए थे, ठीक है। तो ये था हमारा असेंबली इलेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आप डायरेक्ट एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, ISP सिंप्लीफाइड। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैनहोल्स। देखिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग ये आपको पता होगा, पैथहोल्स होते हैं, मैनहोल्स होते हैं। सबसे पहली बात है ना कि इंडिया इतने दिन के बाद भी 75 ईयर अगर मान लीजिए, फिर भी मैनुअल स्कैवेंजिंग का कहने का क्या मतलब हुआ, कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स के लोग, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उस मैनहोल में उतरेंगे, मैनुअली वो जो आपके डर्ट होंगे, जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल होगा, सॉलिड वेस्ट होगा, उसको क्लीन करेंगे। ये होता आया अभी तक, ठीक है। तो ये बहुत ही एक विचित्र बात है कि अभी तक इस चीज़ों पे कोई काम नहीं हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन अब धीरे धीरे इन चीज़ों में कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे कुछ दिन पहले भी एक जल बोर्ड के द्वारा जो एक आती है एक सक्शन पाइप और सक करती है वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम द मैन होल्स, लेकिन देखिए उसका नाम ही रखा गया है मैन होल्स, ठीक है। केरला गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में रोबोटिक्स स्कैवेंजर्स, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैन होल्स को क्लीन करवाएगी। यहाँ पे कोई मैन इन्वॉल्व नहीं होंगे एक्चुअल में, यहाँ रोबोटिक्स काम करेगा। तो फरवरी 24, 2023 को केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया रोबोटिक्स स्कैवेंजर्स, जिसका नाम रखा है उन्होंने बंदीकूट याद रख सकते हैं, सीवेजेज को नाले को क्लीन करने के लिए। इसके साथ साथ केरला जो है वो पहला स्टेट बन गया है कंट्री में जो कि यूज़ कर रहा है रोबोटिक टेक्नोलॉजी को, जो क्लीन करेगी मैनहोल्स, जो भी कमीशन मैनहोल्स हैं उसको। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बंदीकूट जो है वो इंडक्ट किया गया अंडर द गुरुवायूर सीवेज प्रोजेक्ट बाय केरला वाटर अथॉरिटी KWA। याद रखिएगा, बंदीकूट जो रोबोट है वो इंडक्ट किया गया है गुरुवायूर सीवेज प्रोजेक्ट जो लाया गया है केरला वाटर अथॉरिटी KWA के द्वारा। एज पार्ट ऑफ द 100-day एक्शन प्लान ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, 100 दिन का प्लान रखा गया है इसको क्लीन करने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा बंदीकूट के बारे में। यह डेवलप किया गया है केरला बेस्ड जेन रोबोटिक्स है उसके द्वारा, और जेन रोबोटिक्स जो है अब इतना अच्छा काम करेगा, इतने अच्छे एक डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ वर्क को शो करेगा, ऑब्वियसली है वो उस कंपनी को तो मिलना चाहिए अवार्ड। तो जेन रोबोटिक्स जो है वो रिसेंटली बैक किया है केरला प्राइड अवार्ड एट द ह्यूडल ग्लोब 2022 कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द केरला स्टार्टअप मिशन। तो कुडोज टू दिस, रियली अ वेरी ट्रिमेंडस। आप इसको यूज कर सकते हो मेंस के पेपर में भी, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं। मोधेरा जो है इंडिया का फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बना है। मोधेरा जो है जो गुजरात में है। 9 अक्टूबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा, डेडिकेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स, लगभग ₹3900 करोड़ का मोधेरा में। इस ओकेजन में उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो विलेज मोधेरा है वो इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज होगा। मतलब उस विलेज में जितने भी काम होंगे वो सारा का सारा PV सेल से रिलेटेड होगा, फोटोवोल्टेइक सेल से होगा, सोलर सेल यूज होगा उसमें। कोई एक्सटर्नल एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगी वो विलेज, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सोलर पावर्ड विलेज के बारे में, तो मोधेरा जो है वो पहला बना है इंडिया का, फर्स्ट विलेज है जो कि नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर बनेगा। देखिए, जनरेटर कहने का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कुछ रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए,
मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट किया गया, किलोवाट, वाट मान लीजिए, मेगावाट मान लीजिए, तो विलेज को जरूरत था एक्स माइनस डेल्टा एक्स मान लीजिए, या फिर मान लीजिए 5 यूनिट किया गया तो विलेज को 4 जनरेट जरूरत था, तो विलेज के पास बच कितना गया, तो 1 यूनिट तो बच गया ना। तो 1 यूनिट जो बच गया ना वो उस विलेज ने जनरेट किया, वो किसी को दे सकता है, किसी को बेच सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से पॉजिटिव डेफिसिट नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये पहली विलेज ऐसी बनी है जो यूज़ करेगी। इस विलेज में और खासियत मैं आपको बताता हूँ, पहली मॉडर्न विलेज होगी जिसके पास सोलर बेस्ड अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी होंगे। यूवी, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी मिलेंगे आपको, अल्ट्रा मॉडर्न। और ये फर्स्ट ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट आवर्स MWH स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पे होगा। मेगावाट आवर जो है ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। किलोवाट आवर आपके घर में आता है, किलोवाट आवर, ये 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। इसी को आप दिल्ली में अगर 8 रुपये देते हो या 4 रुपये देते हो, आप उससे एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग मोधेरा की बात कर रहे हैं तो मोधेरा टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। मोधेरा टेम्पल चालुक्य वंश बहुत पॉपुलर है। मोधेरा जो है वो फेमस है सन टेम्पल के लिए। साथ में ही यह बिल्ड किया गया था किंग भीमा वन के द्वारा, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और ये बनाया गया था सन गॉड को ऑनर करने के लिए। मोधेरा विलेज में कहाँ की किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती है, तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में ये बिलोंग करती है। और रिवर कौन सी वहाँ से बहती है, तो पुष्पावती रिवर वहाँ से फ्लो करती है। 2014 में मोधेरा सन टेम्पल को इसको इंटर किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में। और साथ साथ में ही अगर हम देखें तो सन टेम्पल कश्मीर में जिसको मार्तंड सन टेम्पल कहते हैं, उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल जिसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। इसको आपको पूरी हाईवे पे, भुवनेश्वर पूरी हाईवे पे मिल जाएगा, इसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सन टेम्पल 3 आपको पता चल गए। तो ये था हमारा मोधेरा के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। एक आपको है थेंटई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो देखिए ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना वो न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है ना वो काफ़ी विजिबल हो रहा है। जो कोस्टल लैंड्स हैं, खासकर तमिलनाडु वाले जो एरिया है ना, वो उसमें सी लेवल राइज कर रहा है। बेसिकली जो ओजोन का लेयर है वो डिप्लीट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, ओजोन गैस जो होता है, जो ट्रैप्ड एनर्जी होता है वो भी, अर्थ का जो हमारा जो अर्थ है उसकी जो ट्रैप्ड एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, वो भी वहीं रुक जा रहा है, जिसकी वजह से हीट बढ़ जा रहा है, E=hc/λ, ठीक है। तो ये ट्रैप्ड हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक पॉल्यूशन ब्लैंकेट बन रहा है। पॉल्यूशन ब्लैंकेट की वजह से ये जो हीट होते हैं, रेडिएंट हीट, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ग्लेशियल एक्टिविटी बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है तेजी से। और जो कोस्टल प्लेन पे, कोस्टल एरिया पे जो भी प्लेसेस हैं वो धीरे धीरे सबमर्ज कर रहे हैं वाटर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता के विषय है, ठीक है। तो जो भी इफेक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, क्लाइमेट वैगरीज जो आ रहे हैं, जो चेंजेज आ रहे हैं इकोसिस्टम में, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तमिलनाडु का कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन। कौन सा, तमिलनाडुज कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन इन द स्टेट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मिशन में इंप्लीमेंट किया जाएगा वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस के साथ, जिसकी कॉस्ट टोटल आएगी ₹2000 करोड़। लगभग 5 साल का एस्टिमेट ईयर लिया गया है, इसमें 2000 करोड़ का एस्टिमेट बैठा है टोटल। और ये एम करेगा प्रिवेंट करने में सी इरोजन, रिड्यूसिंग मैरीन पॉल्यूशन एंड कंजर्विंग मैरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सी इरोजन कैसे, सी ग्रास लगा दो। चलिए अब देखिए थेंटाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो ये अनाउंस किया गया स्टेट बजट में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। यह जो होगा वो फैला होगा लगभग 80,567 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया में अनितयूर एंड गोबीचेट्टीपल्लम इन इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन एरर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड वर्ड है। अब ये जो होगा ना, ये थेंटाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंक्लूड हो गए 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई हैं तमिलनाडु में, ठीक है। और साथ साथ में जो होंगी नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व है, उससे ये लिंक्ड होंगी विद द कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में भी। तो टोटल 18th हो गए हैं। तो ये था हमारा थेंटाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम लोग बात करेंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस PVD के बारे में। 17th प्रवासी भारतीय दिवस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। कहाँ पे, तो ये जगह याद रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। जनवरी 9, 2023 को किए थे ये इनॉग्रेट 17th प्रवासी भारतीय दिवस। प्रधानमंत्री ने इस मौके पे एक कॉमेमोरेटिव पोस्ट स्टैम्प को
एक एक तरीके से होता है, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए एक पोस्चर स्टाम्प को लॉन्च किया, जिसका सुरक्षित जिएं परीक्षित जाएं, ठीक है। और उन्होंने पहला डिजिटल प्रभाती भारतीय दिवस एग्जीबिशन, जिसका थीम था आज़ादी का अमृत महोत्सव, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायोस्फेरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इन्होंने उनको भी लॉन्च किया। अगर हम लोग बात करें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की थीम के बारे में, तो इसका थीम था डायोस्फोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। आप अगर कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो तो बताओ अमृतकाल का टेन्योर कहाँ से कहाँ तक है। लगभग 70 डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डायस्पोरा मेंबर्स थे उन्होंने रजिस्टर किया था पीवीडी कन्वेंशन में। अगर हम लोग बात करें चीफ गेस्ट की प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की, तो ये थे आपको डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, या प्रेसिडेंट है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के। एंड द स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम, ठीक है। ये था आपको ऑल अबाउट 17th प्रवासी भारतीय दिवस। अब हम लोग चलते हैं मणिपुर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर संगाई फेस्टिवल, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। नवंबर 30, 2022 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया मणिपुर संगाई फेस्टिवल को वीडियो मैसेज के तहत डिजिटल मीडियम से। अगर हम लोग मणिपुर संगाई फेस्टिवल की बात करें तो यह नवंबर 2022 में हेल्ड किया गया था मणिपुर में। अगर इसकी हम थीम की बात करें, फेस्टिवल ऑफ वननेस इसकी थीम थी। और ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है स्टेट एनिमल जो कि संगाई डियर है, ठीक है। संगाई द ब्रो एंटल्ड डियर जो कि सिर्फ मणिपुर में मिलता है। अगर हम लोग बात करें ब्रो एंटलर्ड डियर के बारे में तो उसका कॉमन नेम संगाई है। ब्राउन एंटलर्ड डियर या फिर इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। इसका स्टेटस की बात कर लेते हैं, स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर है, शेड्यूल 1 के तहत लाया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। इंडेंजर्ड है IUCN के रेड लिस्ट में, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टैग होता है जो कि बीचेस को मिलता है। उनको ये परफॉर्मेंस तभी मिलता है जब वो बहुत ही क्लीन, बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं टूरिज्म के लिए, या फिर अपने जो फ्लॉन्टेड स्पेसेस हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से क्लीनलीनेस को ध्यान देंगे, तब उनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। तो 2 बीचेस हैं, कदमत बीच एंड थुंडी बीच। नाम कभी मत भूलिएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कदमत एंड थुंडी 2 बीच हैं, इनको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो अक्टूबर 2022 में ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है कोवेटेड इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू टैग, ब्लू फ्लैग, जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है इसको। 2 नए बीच इंडिया को जोड़ा गया है, मिनिकोय का थुंडी बीच एंड कदमत बीच, ये दोनों, ठीक है। दोनों का दोनों जो बीच है ना वो लक्षद्वीप में है। और इसी के साथ साथ में जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ना वो इंडिया में टोटल 12 हो गया है। अब एक बार हम लोग एक नज़र से देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हुआ है ये 12। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। गोल्डन बीच उड़ीसा में, ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, कोवलम इन तमिलनाडु, कोवलम से केरल में सोचिएगा, कोवलम तमिलनाडु वाली, ठीक है। ईडन बीच इन पुडुचेरी। सबसे पहली अगर बात करते हैं हम लोग, सबसे पहली जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला वो था आपको कपड़ केरला, ठीक है। फिर मिला शिवराजपुर गुजरात को, फिर घोघिला दीव में, घोघिला बीच इन दीव। फिर मिला आपको काशरकोट कर्नाटक में, फिर पादुबिद्री कर्नाटक, एंड देन थुंडी बीच, कदमत बीच। 11th थुंडी बीच है, 12th कदमत बीच है जो कि लक्षद्वीप में है। इसी तरीके से एक राधानगर है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। इन सारों को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना, मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। और ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है ये मिलता है आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा, FFE के द्वारा एकॉर्ड किया जाता है। अगर हम लोग ब्लू फ्लैग टैग के बारे में बात करें तो ये एक वॉलंटरी टैग है जो कि दिया जाता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड क्लीन बीचेस को विथ हाइजीनिक फैसिलिटीज़ के, वैसे बीचेस को ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन के बारे में। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय हो चुका है, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है। गुजरात इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, ठीक है। उन्होंने अपने दम को दिखाया है हर जगह, पंजाब में भी, गोवा में भी और गुजरात में भी। बात करें दिसंबर 8, 2022 को गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया।
बीजेपी ने पावर को रिटेन किया है गुजरात में, ऑब्वियस गुजरात में बीजेपी के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। लगातार 7वीं बार ये जीते 156 सीट आउट ऑफ 182 मेंबर स्टेट असेंबली, 182 में से 156 सीटों को इन्होंने अचीव किया। साथ में ही भूपेंद्र पटेल जो हैं, भूपेंद्र पटेल ये स्वर्ण इन किए एज ए 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, लगातार दूसरी बार। जो गुजरात के लोग हैं वो 2 फेज में, ठीक है ना, इलेक्शन वोट किए थे और टोटल वोटिंग परसेंटेज था वो 64.65% था। 1 और 5 दिसंबर को ये 2 फेज में वोट हुआ था और वोटर टर्नआउट थे 64.65%। इतने लोग वोट किए थे, रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे। हिमाचल प्रदेश सिंगल वोट किया गया था, सिंगल फेज में 12 नवंबर 2022 को। हिमाचल प्रदेश में वोटर टर्नआउट टोटल थे 74%, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर लेते हैं। हिमाचल में आईएनसी काफ़ी स्ट्रांग रहा, 40 सीट जीता आउट ऑफ 68 मेंबर स्टेट असेंबली फाउंडेड इन दैट गवर्नमेंट। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो दिसंबर 11 2022 को ओथ लिए एज ए न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में। एक ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है और काफ़ी स्ट्रांग प्रेसिडेंट है, उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछेगा आपको, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये इलेक्शन 2022 में हुआ था। 21 जुलाई 2022 को डिक्लेयर किया गया रिजल्ट का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो बनी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा 15वीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं 15वीं पे इसलिए जोर दे रहा हूँ, एग्जाम में पूछता है। बीपीएससी 68 में इस पे एक क्वेश्चन था, 68 में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। जीता गया, इनको जीती हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो कि एनडीए कैंडिडेट हैं। रनर अप रहे हैं यशवंत सिन्हा जी जो कि यूपीए कैंडिडेट हैं। शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस 15 जून से 22 जुलाई के बीच में हुआ था। मेथड ऑफ इलेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज इज मेड अप ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, लोकसभा के एमपीज एंड साथ साथ में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। याद रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, स्टेट्स की, काउंसिल की नहीं। एंड यूनियन टेरिटरीज के एमएलएज, ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इनके इलेक्शन में। आर्टिकल 55 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि इलेक्शन जो है वो हेल्ड किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ, ये सिस्टम याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब प्रायोरिटी वाइज होता है, एक बार वोटिंग हो जाएगा, उसमें से n नंबर लोग वोट करेंगे, फिर क्या होगा, इसमें से टॉप लिस्ट को निकाला जाएगा, ठीक है। कि कितने, अगर मान लो 3 कैंडिडेट हैं तो 2 को अगर ज़्यादा वोट पड़ गया तो ये डिस्कार्ड होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत इनका इलेक्शन होता है। ये वर्ड कीवर्ड याद रखिएगा, और अगर आपको इसमें थोड़ी भी डाउट है तो आप यूज कर सकते हो एम लक्ष्मीकांत जी को, वहाँ पर डायरेक्टली ये सब सारा गिवन है, ठीक है। अब सुनिए, सीक्रेट बैलेट के तहत होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें, इसको जीतने के लिए कोई भी कैंडिडेट को 50% तो होना ही चाहिए टोटल वोट्स का, +1 वोट कास्ट होना चाहिए, 50% +1। 16वें वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात कर ले तो श्री जगदीप धनखड़ जी जो कि 14वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, वो रिप्लेस किए हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी को, और ये इनका टर्म जो खत्म हुआ था 10 अगस्त 2022 को हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। अब हम लोग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है सर्विस में, जो कि अमेंडमेंट सर्विस रूल्स जो है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए वैलिड है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया है गैजेट नोटिफिकेशन को जारी किया है, और साथ में ही बताया है कि अमेंड होगा रेगुलेशंस जो भी 3 डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस का, उससे रिलेटेड अपॉइंटमेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के टर्म में। अगर हम लोग सीडीएस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था इस पोस्ट की क्रिएशन के लिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, जब वो नेशन को एड्रेस कर रहे थे 15 अगस्त 2019 में, तभी इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था, ठीक है। कैबिनेट कमीशन ऑन सिक्योरिटी ऑन 24 दिसंबर 2019 ने डिसीजन लिया कि वो क्रिएट करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम बात करें तो एक परमानेंट चेयरमैन होंगे चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के, और साथ साथ में ही प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी होंगे रक्षा मंत्री के। और जितने भी ट्राई सर्विसेज हैं, ठीक है, आर्मी, एयर एंड नेवी, इनके जो भी उनको बात रखना होगा, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होंगे रक्षा मंत्री के, ठीक है, ऑन ऑल द ट्राई सर्विसेज मैटर सो एज टू प्रोवाइड इम्पार्शियल एडवाइस टू द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये होता है ना, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए एयरफोर्स हो गए,
फिर आर्मी के हो गए, फिर नेवी के हो गए, इनके तीनों के हेड आ गए, ठीक है। अब इनको कुछ और बात रखनी है, इनको कुछ और बात रखनी है, इनको कुछ और बात रखनी है, रखनी तो रक्षा मंत्री के पास है, कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ना बीच में ना कन्फ्यूजन क्रिएट होता था यार, कभी कभी क्या होता था, इम्पार्शियलिटी होता था। तो इसको खत्म करने के लिए एक काम किया गया, इसको खत्म करने के लिए क्या किया गया कि इनको कनेक्ट कर दिया गया एक सीडीएस से। आप सीडीएस से डील करो, सीडीएस रक्षा मंत्री से डील करेंगे, समझ रहे हो। बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया गया और ये काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर्मर चीफ जो आर्मी स्टाफ थे, जो कि पहले आर्मी स्टाफ थे, बिपिन रावत जी, लेफ्टिनेंट लेट जनरल बिपिन रावत जी, उन्होंने ऑफिस में कंट्री को पहली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन ली थी 1 जनवरी 2020 को। बिपिन रावत जी मार्टेड हो गए हैं चॉपर क्रैश में, जो दिसंबर 8, 2021 में। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजमेंट क्या आया है। एक ऑफिसर जो कि सर्व कर रहा है एज लेफ्टिनेंट जनरल और एन ऑफिसर हु हैज़ रिटायर्ड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बट हैज़ नॉट अटेंडेड द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो वैसे ऑफिसर्स जो सर्व कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पोस्ट पे, और जो रिटायर हो चुके हैं किस रैंक पे, तो लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल के पोस्ट पे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, वो 62 साल की उम्र को अटेंड नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट से पहले वो 62 के नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, तो ही वो अपॉइंट किया जा सकते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये नए कंडीशंस, नए अमेंडमेंट्स किए गए हैं। एज लिमिट अगर हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो वो 65 साल है। कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, कोई फिक्स टेन्योर डिफाइंड नहीं है, वो कभी तक रह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अगर हम लोग बात करें सर्विस चीफ की, तो 3 ईयर का टेन्योर होगा सर्विस चीफ का। 62 एज उनका या फिर 62 साल होना चाहिए, दोनों में से जो पहले पुर जाए, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। इसकी फाइनल रिपोर्ट दी गई है, ठीक है ना। जो डिमार्केशंस किए गए, जो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली बनाया गया, उसके बारे में बात होगा। मई 5, 2022 को जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन सबमिट किया अपना फाइनल रिपोर्ट। इसके तहत क्या हुआ है वो देखते हैं। इस कमीशन के तहत डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको हेड किया गया था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के द्वारा, जो कि एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उस फाइनल रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स जो थी यूनियन टेरिटरी, उसको बढ़ा के यूटी जो अभी बनी है उसकी टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स थी 83, अब वो 90 हो गई है। टोटल 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में से उस रीजन में 43 जो होंगे ना वो जम्मू रीजन के पार्ट के होंगे, 47 जो होंगे वो कश्मीर रीजन के होंगे, ठीक है। ये हमारा कमीशंस में थोड़ा सा बदलाव। याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा 43, 47, तो दिमाग में चलेगा अरे जम्मू में ज़्यादा था कश्मीर में ज़्यादा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ पे कश्मीर वर्ड ज़्यादा है ना तो 47 उनको मिलेगा, जम्मू छोटा वर्ड है ना तो 43 उनको मिलेगा। इस तरीके से ट्रिक जनरेट कीजिए, आसान रहेगा याद करने में। मुझे अभी याद हो गया। चलिए अब देखिए, इंडिया का 33वां एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो 33वां बना दिया गया है। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो अक्टूबर 21, 2022 को अपनी सहमति जता दिए हैं कि टेराई एलिफेंट रिजर्व, नाम याद रखिएगा अगर आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हो तो, या फिर इंडिया कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। यूपी इतनी बड़ी स्टेट है कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो आपको एग्जाम में आएगा इससे क्वेश्चन। तो टेराई एलिफेंट रिजर्व जो है ना टीआर, वो लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर के जो एरिया एम्बिट में फैला है। कहाँ पे है तो वो दुधवा पीलीभीत रीजन जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ फैला है। उसको टेराई एलिफेंट रिजर्व के रूप में फॉर्म कर दिया गया है। जो टेराई एलिफेंट रिजर्व है वो कंजर्व करेगा 4 स्पेसीज़ को, 4 वाइल्ड स्पेसीज़ को, जिसमें टाइगर होंगे, एशियन एलिफेंट होंगे, स्वैम्प डियर होंगे और 1 हॉर्न राइनो होगा, जो कि काजीरंगा असम में मिलता है, ठीक है ना। इस पूरे लैंडस्केप में अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर बीपीएससी में पूछा था, प्रोजेक्ट एलिफेंट अभी यूपी पीसीएस में पूछ सकता है या किसी भी स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 1992 में। अगर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट करना एलिफेंट्स को, उनके हैबिटेट्स को और कॉरिडोर्स को। कॉरिडोर्स कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया है कंप्लीट, बीच से एक रोड जा रही है, ठीक है, या फिर बीच से ट्रैक जा रही है ट्रेन की। अब एलिफेंट क्या होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और ये चल जाते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से एक कॉरिडोर डिज़ाइन किया जाएगा फ्लाईओवर टाइप का, तो उनको ह्यूमन और वाइल्ड एलिफेंट्स का इंट्रैक्शंस कम से कम हो सके उसके लिए, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ साथ कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं, उसके बाद असम एंड केरल में। ये एलिफेंट सेंसस 2017 के तहत आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये था टोटल हमारा नेशनल करंट अफेयर, जो कि दृष्टि बुक से है। मैं ऑलरेडी नेशनल स्कीम्स करा चुका हूँ, साथ में ही कुछ और 1-2 टॉपिक्स करा चुका हूँ। इसी के साथ मैं 5 से 7 दिन में कंप्लीट इस बुक को ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आप कोई भी स्टेट पीसेस दे रहे हो तो आप आराम से जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड।
और अगर आपको जनरल साइंस में कहीं भी डाउट है, आप जनरल साइंस की पूरी घटना चक्र की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, उसके साथ साथ आपको पॉलिटी ल्यूशन मिल जाएगी और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर बिहार के स्टूडेंट हो, बीपीएससी कैंडिडेट हो, तो तब तो आपको लिए बीपीएससी बिहार स्पेशल भी मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ चीज़ें यूपीएससी ट्रिक्स की चाहिए तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे नेशनल अफेयर करंट नोट्स ऑफ आई दृष्टि घटना चक्र। बुक बहुत ही लाजवाब बना हुआ है, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू।